हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल में नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक। और आज की क्लास होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में भाग 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपना नोट बनाते जाइए, नोट्स तैयार करते जाइए। और आप लोग भी इस क्लास को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को नोट डाउन करा दूंगा। ठीक है। आइए चलते हैं क्लास में। बात करते हैं आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5। ठीक है। भारतीय संविधान में भाग 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से आपका राष्ट्रपति, संसद, केंद्र संसद, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये सब स्टार्ट हो रहे हैं टॉपिक। और बहुत पूछे जाते हैं इनसे आर्टिकल, इनसे अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या है, ये सब के बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक, हर एग्जाम में। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अभी लेटेस्ट में ही एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी आया था। जैसे मेरा इसमें वीडियो पड़ा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी पूछा गया है। लेखपाल में, हाँ, लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और 51 के काम है मूल कर्तव्य, जो कि भाग 4 के काम है। तो अब बात करेंगे भाग 5 में। ठीक। आइए भाग 5 में हम आपको डिस्कस कर लें कि भाग 5 में हम क्या क्या टॉपिक को स्टडी करेंगे। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। भाग 5 में, पार्ट 5 में हम भाग 5 में टॉपिक आपका आएगा संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आपका आएगा संसद। सेकंड चैप्टर आपका संसद। और इसके बाद थर्ड चैप्टर आएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ठीक। इसके बाद फोर्थ चैप्टर आएगा सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद पांचवा चैप्टर आपका आएगा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ठीक। तो ये आपके इसमें हम पढ़ेंगे ये। ठीक। इसमें पहला मैंने आपका चैप्टर बता दिया, संघ की कार्यपालिका, द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। इसके बाद सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे संसद, पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस, पार्लियामेंट के बारे में चैप्टर सेकंड होगा। तीसरा चैप्टर होगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, द लेजिस्लेशन ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, ये हो गया। फोर्थ चैप्टर होगा द जुडिशरी ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। और 5 चैप्टर आपका होगा भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ये पढ़ेंगे। तो ये 5 चैप्टर हम इस भाग 5 में, पार्ट 5 में ये स्टडी करेंगे इनको। ठीक। अब चलते हैं, चलिए द यूनियन, संघ के बारे में, द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में चलते हैं। तो पहला पार्ट होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनियन, क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में आपके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक डिवाइड किया गया है संसदीय सरकार और दूसरी है अध्यक्षात्मक सरकार। संसदीय शासन प्रणाली, सेकंड आपकी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। फर्स्ट पार्ट 1 है आपका डिवाइड क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज अ पार्लियामेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड पार्ट इज द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया, संसदीय सरकार या संसदीय शासन प्रणाली, द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, एंड सेकंड आपका है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक सरकार, द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। तो हम बात कर लें पहले संसदीय सरकार या संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में जो इसका कार्य प्रमुख होता है, कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो औपचारिक रूप से होता है। ठीक, औपचारिक रूप से होता है। और जो अपनी मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो देश का प्रमुख होता है, वो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो औपचारिक रूप से होता है, नॉमिनल, नाम मात्र का होता है, नॉमिनल होता है, जो कि मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्र जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होती है इसमें। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक, कार्यपालिका जो राष्ट्रपति होता है, जो देश का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, और जो कि कार्यपालिका का औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, नॉमिनल मात्र होता है। ठीक, नाम मात्र का होता है, इसमें नॉमिनल आता है आपका, ये नाम मात्र का होता है। ठीक, इसके बाद ये मंत्रिपरिषद के प्रति
उत्तरदायी होता है। जो ये राष्ट्रपति जो है इसमें प्रमुख है, ये अपना जो कार्यपालिका का जो कार्य और नीतियों का जो कार्य संचालन करते हैं ये मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये थे, अब इसके बारे में पूर्णतः डिस्कस करेंगे हम चैप्टर में, अभी इतना समझिए। इसके बाद सेकंड आपका आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव वह शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जो कार्यपालिका का पूर्णतः प्रमुख कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक, वो विधायिका से स्वतंत्र होता है, वह विधायिका से स्वतंत्र होता है। ठीक, ये अपने कार्यों को पूर्ण रूप से स्वतः अपने कार्यों को अपनी नीतियों को स्वतः ये लागू करता है। ठीक, इससे विधायिका से ये स्वतंत्र होता है, इसको विधायिका से मंत्रिपरिषद से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, और इसमें आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, वो क्या कहते हैं, अपने कार्य का संचालन करने के लिए 10 सचिव को नियुक्त करता है। 10 सचिव की नियुक्ति करते हैं, जो 10 सचिव होते हैं वो राज्य प्रमुख, इसके राष्ट्रपति के प्रति, प्रमुख के प्रति, कार्यपालिका के प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये इसका उदाहरण आपको अमेरिका में मिलता है। और संसदीय शासन प्रणाली आपकी भारत और इंग्लैंड में है, भारत और इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपकी अमेरिका में मिलती है। ठीक, तो ये हो गए। अब बात कर लेते हैं आपके कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। इसमें आपका आर्टिकल 52 to 78 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इस क्लास के बाद जब दूसरी क्लास होगी तो मैं इन सब आर्टिकल के बारे में डिटेल से नोट्स कराऊंगा आपको। ठीक, तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक। द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 to 78। अब आइए, अब एक एक करके पहले 52 to 78 तक आर्टिकल जो अनुच्छेद है 52 से 78 तक, इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम इन अनुच्छेद के बारे में डिटेल से ब्रीफ करूंगा। चलिए अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 आर्टिकल 12 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। अनुच्छेद 53 में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद 53 में बताया गया जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। इसके बाद अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बताई गई है। ठीक, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या विधि है। ठीक, अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचित होने की क्या विधि है, क्या रीति है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद अनुच्छेद 56 में आर्टिकल 56 में बताया गया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 57 में बताया गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन की पात्रता, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित होने की पात्रता या योग्यता के बारे में बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 58 में बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या अहर्ता या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए क्या अहर्ता या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 59 में बताया गया है, अनुच्छेद 59 आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 में बताया गया राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। इसके बाद अनुच्छेद 60 आर्टिकल में ओथ, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में है। इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति को जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है, 60 में, आर्टिकल 60 में है। इसके बाद अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया और महाभियोग विधि के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया। इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 62 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए समय, राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए तो उसको भरने के लिए कितना समय होना चाहिए, कितने समय में उस रिक्त को भरना चाहिए। और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित आकस्मिक
रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्र अनुच्छेद 62 में इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। राष्ट्रपति के पद में रिक्त को, राष्ट्रपति पद के जो रिक्त हो जाएगा उसको भरने के लिए कितना समय होना चाहिए, कितने समय में राष्ट्रपति के पद जो रिक्त है वो भर जाना चाहिए। और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का, राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्त को भरने, राष्ट्रपति पद की जो आकस्मिक रिक्त है उसको भरने के लिए ठीक निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल या अवधि कितनी होगी। इसके बाद अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 63 में इसको अनुच्छेद 64 में इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट करिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके बाद अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद को, इसको एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक, अचानक जो पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तो आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करना, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इसके बाद अनुच्छेद 66 बताता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 67 बताता है उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल कितना होगा। इसके बाद अनुच्छेद 68 बताता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, जैसे राष्ट्रपति के पद में था अनुच्छेद 62 में, ऐसे इसी में अनुच्छेद 68 में है कि उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए कितना समय, और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल, ठीक, निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल के बारे में बताया गया। इसके बाद अनुच्छेद 69 में बताया गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ओथ। इसके बाद अनुच्छेद 70 में आपका आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 में बताया गया आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। आकस्मिकताओं में अचानक जो समय पड़ जाती है, कंडीशन आ जाती है, उसमें राष्ट्रपति के कृत्यों का, कार्यों का क्या निर्वहन होगा। इसके बाद अनुच्छेद 71 में बताया गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विषय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। इसके बाद अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि, अनुच्छेद 72 में आपको बताया गया है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद अनुच्छेद 73 में बताया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति को सहायता या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध के बारे में। अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 में बताया भारत सरकार के कार्य का संचालन होगा। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य है। तो ये आपके थे आर्टिकल 52 से, अनुच्छेद 52 से 78 तक। अब इसकी नेक्स्ट क्लास होगी जो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक, संघ के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, संसद पढ़ेंगे, इन सबके हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।